हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की आपकी जो क्लास चल रही कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी जीके जीएस और एसएसटी का कंबाइंड सेट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो फिर रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए सभी लोग। ओके, तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 20, 22, 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान से देखिए प्रश्न आने ही आने हैं, आप कोई भी परीक्षा देने जाइए। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे जो उत्तर सही होता है अनुच्छेद 25 हो जाता है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या फिर न्याय मंत्री को? बहुत ही जो है फैमिलियर वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, हम सभी लोगों ने सुना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चलिए देखेंगे उत्तर क्या होगा यहाँ पे सही। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था जो उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर लगाया था, उसे चौथ उसका नाम था। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के बाद या फिर 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात? भारत में अंग्रेजों की लूट जो है वो किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाता है, प्लासी के युद्ध के पश्चात। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया था? मतलब इनमें से कौन सी व्यवस्था है जो ब्रिटिश काल में नहीं अपनाई गई थी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री वाले होंगे बिल्कुल बता लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, दहसाला व्यवस्था। बाकी नाम आपको याद रखना है जो ब्रिटिश शासन काल में लगाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी या फिर वॉरेन हेंगस्टन, सॉरी हेंस्टिंग्स। ओके, पहली रेल लाइन भारत में 1853 में ये बिछवाई गई थी, मुंबई से थाणे के बीच में। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन भारत में बिछवाई थी 1853, मुंबई बॉम्बे से थाणे के बीच। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पुरस्कार के नाम देखिए, नीरजा भनोट पुरस्कार, चमेली देवी पुरस्कार, नायदुम्मा पुरस्कार, टेम्पलटन पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीरजा भनोट पुरस्कार ये प्रदान किया जाता है। और काफ़ी फेमस ये एक मूवी भी बनी थी, मतलब कि इसलिए वजह से ये थोड़ा और भी फेमस हो गया था। जो लोग नहीं भी जानते रहे होंगे उन्हें भी अब तो पता ही होगा, तो इसकी पूरी स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही साहसी महिला थी। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? वैदिक ऋषि, जैन तीर्थंकर, बोधिसत्व या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है सी, बोधिसत्व। आईने अकबरी के लेखक कौन है? प्रसिद्ध है ये बहुत। आईने अकबरी, इसके लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो, शेरशाह सूरी। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल, सॉरी।
अगला देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? जंगल बुक किसने लिखी है, सीधा सा प्रश्न है। और एक बार वीडियो को लाइक सभी लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, आधा वीडियो क्योंकि ख़त्म हो चुका है, तो मुझे लगा कि रिमाइंड कराना चाहिए। हालांकि आप लोग कर देते हैं, लेकिन जो लोग बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव नहीं हैं, उनके लिए मैं बोलती हूँ बार बार। तो चलिए देखेंगे, यहाँ सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के राइटर हैं। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन सी भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा, शाइनी अब्राहम, के एम बीना मोल या फिर सुनीता रानी? गोल्डन गर्ल, फ्लाइंग स्पिरिट। तो सभी को पता है, बिल्कुल बहुत ही फेमस, ऑप्शन नंबर ए पीटी उषा जी हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? राहुल द्रविड़, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, यानी इनमें से किनका नाम जो है, निक नेम जो है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस है, उपनाम जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है शोएब अख्तर, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है साइंस से आपका, कि देखिए जन्म के बाद क्या होता है, जो ऊतक मतलब होते हैं टिश्यूज, ठीक है, तो उसमें कोशिका मतलब होती है सेल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर रही हूँ ट्रांसलेट। तो सेल डिवीजन कौन से टिश्यूज में, कौन से ऊतक में सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो इनमें से सब में जो है कोशिका विभाजन होता है सिवाय तंत्रिका तंत्र के, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। पौधों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? कैम्बियम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या फिर बाह्य त्वचा द्वारा? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, याद नहीं रहता है तो ज से जल, ज से जाइलम ऐसे याद कर लीजिए। और मिनरल्स जो होते हैं वो फ्लोएम के द्वारा परिवहित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही जाता है, जाइलम द्वारा। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने सी गैस किया सही है, और बहुत ही 7th क्लास की साइंस में है ये। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? भंजक आसवन विधि द्वारा, साधारण आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा या निर्वात आसवन विधि द्वारा? पेट्रोलियम जो होता है, जो प्राप्त किया जाता है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिलाइजेशन उसकी प्रोसेस होती है एक प्रॉपर, उसमें क्या होता है, उसके अलग अलग अवयव जैसे कि डीजल, जैसे कि कैरोसिन, जैसे कि एलपीजी, वैक्स, ये सारी चीज़ें अवयव अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग प्राप्त हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प क्या होती है? कैरोसिन, साइमोजिन, वैसलीन या फिर पेट्रोलियम ईथर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये तीनों क्वेश्चन 8th क्लास की साइंस से हैं। पेट्रोलियम, प्लेटिनम, एक्वारेजिया, पायरीन। लिक्विड गोल्ड, बिल्कुल ठीक है, उत्तर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है, पेट्रोलियम। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? यानी कि कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड में चेंज हुए बिना डायरेक्ट जो है वो वेपर में चेंज हो जाए, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगी? 6th क्लास की साइंस। चलिए देखेंगे, सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, या फिर इंग्लिश में सब्लिमेशन जिसे कहते हैं वो है, ठीक है। इस अवस्था में क्या है, कोई भी ठोस वस्तु सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। बीच में जो है, जैसे बर्फ़ को अगर आप पिघलाएंगे, मतलब वाष्प में चेंज करेंगे, तो पहले वो पानी बनेगा और फिर वाष्प में बनेगा, तो ऐसे नहीं, पानी ना बने, मतलब सीधे हो जाए, जो चीज़ वस्तुएं ऐसे हो जाती हैं, जो पदार्थ ऐसे हो जाते हैं डायरेक्ट वाष्प में चेंज, वो आपके ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला प्रश्न वही है, ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट पदार्थ कौन से हैं? कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या फिर ये सभी?
तो ये सभी ही हैं, ये सारे ही ऐसे पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। अगर बाकी चीज़ें आपने नहीं भी देखी होगी तो कपूर तो यूज़ ही किया होगा पूजा वगैरह में, तो आप उसे जलाते हैं तो क्या वो उसमें वाटर बनता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है? वो नहीं आता है, सीधे वाष्प बन के उड़ जाता है। या फिर नहीं भी जलाते हैं आप, सीधे कपूर को बस ऐसे खुला रख दीजिए, कुछ देर में गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? वहाँ पे कुछ भी गीला गीला भी नहीं लगता है, यानी वो बिना द्रव में बदले वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ गया। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसके वास्तविक भार से कम होता है कब? जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर या समान गति से नीचे। त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, स्पीड, जो स्पीड अप होता रहता है, बढ़ता रहती है स्पीड वो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है जब त्वरण के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ, स्पीड बढ़ती हुई स्पीड में के साथ नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही हो। तो क्योंकि इस समय पे ऑलरेडी गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत में बॉडी कार्य नहीं कर रही होती है, बल्कि उसी की दिशा में जा रही होती है, तो इस वजह से वास्तविक भार से कुछ समय के लिए प्रत्यक्ष भार उसका कम हो जाता है व्यक्ति का, जो लिफ्ट में है। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण जो है वो किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रजिया सुल्तान? चलिए ठीक है, देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कहाँ स्थित है, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, कमेंट सेक्शन पे जाके बताना है। फिलहाल अगला जो है हम प्रश्न देख लेते हैं। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रम द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मसूरी में जल का तापमान, देखिए यहाँ पे तापमान बस पूछा है, क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, या फिर सभी जो है कथन असत्य हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए है, मतलब है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो देखिए मसूरी में जाहिर सी बात है कि ठंडी रहती है ना, तो वहाँ जल का जो तापमान होगा वो जाहिर सी बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। अब कितना कम यहाँ तो ये तो मेंशन किया नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 2 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन 100 से तो कम ही रहेगा ना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब दिल्ली में जल को उबलने में 100 डिग्री सेल्सियस जो है लग जाते हैं, क्योंकि उस जल का क्वथनांक कितना ही है, तो जाहिर सी बात है मसूरी तो ठंडा जगह है और यहाँ पे क्वथनांक नहीं पूछा है, सिर्फ तापमान पूछा है, यानी कि कुल मिला के आपकी कॉमन सेंस की परीक्षा ली जा रही है। तो चलिए देख लेंगे अगला प्रश्न। एक मनुष्य का ताप क्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका ताप क्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? मतलब कि डिग्री सेल्सियस को आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इस तरह के प्रश्न कुछ बदलने में इसकी, अगर इतना मतलब कुछ भी ऐसी यूनिट देके इतना ऐसा है तो इतना कैसा होगा, दोनों बार आए हैं साइंस में। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा कि आधा हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न जो है वो आए हुए हैं हमेशा। फटाफट से काउंट करिए, कैलकुलेट करिए। तो चलिए देखेंगे, अभी इसको देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, कि जितना भी आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ 60 चेंज करना है, इसको आप 1.8 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये कई सारे पॉइंट लग गए, एक समझिए इसको। इससे आप इसको गुणा कर दीजिए और फिर जो आपका जो भी उत्तर आए उसमें आप 32 जो है वो जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। तो फटाफट से करिए, चलिए गुणा करिए 60 को। तो यहाँ पे कितना आएगा, जब आप इसको इतना करेंगे तो आपका आ जाएगा अबाउट 108। ठीक है, 108 आया और उसमें जब आप 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 140। तो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वक्त बोलने में थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि
मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो जुकाम वगैरह हुआ है इस टाइप से, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। 2-4 दिन में जैसे नॉर्मल होता है तो फिर से फ्लो में जो है वो क्लासेस चलने लगेंगी, आई मीन फ्लो में बोलने लगेंगे बिना अटके रुके। सो सॉरी फॉर दैट, एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।